सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने अवलोकन के प्रकार पर चर्चा की। अवलोकन जो विधि है गुणात्मक प्रविधि, वह 3 प्रकार की होती है: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन का जो पहला स्वरूप है, जिसे हम सहभागी अवलोकन कहते हैं, इस सहभागी अवलोकन के बारे में हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में चर्चा की थी। सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं, उसके गुण क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या सीमाएं या दोष हैं, इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अनियंत्रित अवलोकन का जो दूसरा स्वरूप बताया गया है, वह है असहभागी अवलोकन। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं? जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है, तो इसे हम असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। ये असहभागी अवलोकन है जिसमें अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता को समूह का हिस्सा नहीं बनना पड़ता है। गुडे एवं हॉट ने इसके बारे में लिखा है, जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाने के श्रमिक एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इसमें संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता ग्रामों में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देख सकता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप कर सकता है या सुन सकता है। इस प्रकार से हम असहभागी अवलोकन करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं असहभागी अवलोकन के गुण या इसके जो लाभ हैं उन पर। इसमें सबसे पहला जो इसका गुण है वह है वैषयिकता। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को ज़्यादा घुलाता मिलाता नहीं है, अर्थात वह उसमें शामिल नहीं होता है। वह एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययन में वैषयिकता एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं आ पाता। दूसरी इसका गुण बताया गया है विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। तीसरा इसका लाभ है अधिक सहयोग। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। अगली गुण है कम खर्चीली। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय एवं धन खर्च होता है, और इसलिए क्योंकि वह जो अध्ययन करता है या अवलोकन करता है वह समूह का सदस्य नहीं बनता, वरन उसमें असहभागिता निभाकर भी वह तथ्यों को संकलित कर लेता है। अगला इसका गुण है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अध्ययन में संभव नहीं है, क्योंकि अभिनेता की अपेक्षा दर्शक ही किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप में आंक सकते हैं, क्योंकि दर्शक उन घटनाओं का भली प्रकार से अवलोकन करते हैं। इसलिए दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। यह असहभागी अवलोकन का एक गुण है। आगे हम चर्चा करें असहभागी अवलोकन के दोष या उस पर जो सीमाएं लगाई जाती हैं उनके बारे में।
इसमें सबसे पहला दोष है विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक उसमें सहभागी होना ही पड़ता है। दूसरा, असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। तीसरा दोष है कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, वहाँ यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। चौथा दोष है असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता। पांचवी जो सीमा है वह है असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। साधारण व्यवहार में भी यह चीज़ देखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति हमें अवलोकित करता है या लगातार हमारी तरफ देख रहा होता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो जो असहभागी अवलोकन होता है उसमें कृत्रिम व्यवहार का अध्ययन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। छठा इसके जो सीमा है वह है इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान प्राप्त हो पाता है। विस्तृत एवं गहन अध्ययन असहभागी अवलोकन के द्वारा संभव नहीं है। अब हम चर्चा करें असहभागी और सहभागी अवलोकन में अंतर के बारे में। दोनों ही अवलोकन की जो विधियां हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। इन दोनों में जो अंतर पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला अंतर है सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह एक तटस्थ और मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा जो अंतर है वह है गहनता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। तीसरा जो आधार है वह है समूह के व्यवहार के आधार पर अंतर। सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही समूह सदस्य या साथी मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है जिसके सम्मुख वे कृत्रिम व्यवहार करते हैं। चौथा अंतर है सत्यापन के आधार पर। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के सीमित अवसर होते हैं। पांचवा अंतर है समय एवं धन के आधार पर। असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय एवं धन दोनों ही अधिक लगते हैं। छठा अंतर है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात आने की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट अंतर है अध्ययन यंत्रों के आधार पर। जो यंत्र हम काम में लेते हैं अध्ययन के दौरान उनके आधार पर। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह समूह के बीच में रहता है, इसलिए वह किन्हीं यंत्रों को काम में नहीं ले सकता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड और अन्य जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों का आराम से प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट अंतर है कुशलता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वह समूह का एक सदस्य बनकर कार्य करता है और समूह के किसी भी सदस्यों को उस पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका कुशल और प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जबकि असहभागी में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर भी अवलोकन संभव है, क्योंकि असहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है या अध्ययन करता है उसको समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से अनियंत्रित जो अवलोकन है इसके दो स्वरूप जो बताए गए हैं, सहभागी और असहभागी अवलोकन, इनके बारे में हमने चर्चा की। तीसरा जो स्वरूप है वह है अर्ध सहभागी अवलोकन। किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता। इसलिए ही समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव दिया और कहा कि दोनों जो अवलोकन है सहभागी और असहभागी, जिस विधि में इन दोनों के गुणों का समावेश हो उसे हम अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। उन्होंने आगे लिखा है, व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी
रूप को पूर्णतया अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बनता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया या समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोष से बचाव हो जाता है। इस संदर्भ में विलियम वाइट ने लिखा है, हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेष्ठ है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना, और फिर भी यह स्थिति बनाए रखना कि मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है। इस विधि का उपयोग अनेक व्यक्तियों ने किया है, जैसे लीपले और लिंड एवं कई अन्य समाज वैज्ञानिकों ने। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहार एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीतों एवं कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेलकूद, जादुई क्रिया, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी के लिए यह एक उपयुक्त विधि बताई गई है, क्योंकि इसमें पूर्ण सहभागिता या असहभागिता अनिवार्य नहीं है। इसलिए यह अवलोकन की एक अच्छी या श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं अनियंत्रित अवलोकन के गुण या इसके लाभ पर। जो तीनों ही विधि हमने पढ़ी हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, ये तीनों विधियां अनियंत्रित अवलोकन की विधि हैं। इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करें। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी है, उनको सदैव ही नियंत्रित अवलोकन संभव नहीं हो पाता, अतः स्वाभाविक स्थितियों में ही उनका अवलोकन किया जा सकता है। समाजशास्त्री पी.वी. यंग ने लिखा है, ऐसी जीवन की परिस्थितियां जिन्हें नियंत्रित एवं कृत्रिम दशाओं में अध्ययन किया जा सकता है, अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती है। प्राय हमें उस समय अवलोकन करना पड़ता है जब वह संभव होता है तथा उसे वास्तविक एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में जिनमें वो घटना घटित हुई है अवलोकन करना पड़ता है। संभवतः इसी कारण से अनेक सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण और दैनिक जीवन का ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन का ही परिणाम है। अनियंत्रित अवलोकन किसी भी समुदाय के संपूर्ण जीवन के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। इसी प्रकार गुडे एवं हॉट ने लिखा है, प्राकल्पना की जांच में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करते हुए लिखा है, अनियंत्रित अवलोकनों को किसी अनुसंधान योजना के प्रारंभिक स्तर पर संपन्न करना इसलिए महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि इसके द्वारा किसी सूक्ष्म प्राकल्पना की भी क्षेत्रीय जांच की जा सकती है। इस प्रकार से अनियंत्रित अवलोकन के बारे में पी.वी. यंग और गुडे एवं हॉट दोनों ने ही लिखा है। अनियंत्रित अवलोकन द्वारा हम घटनाओं को उनके वास्तविक घटना स्थल पर यथार्थ के रूप में देख सकते हैं। इसमें अवलोकनकर्ता का प्रभाव अध्ययन पर नहीं पड़ता। इसमें निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है और इस विधि द्वारा परिवर्तनशील एवं गतिशील सामाजिक जीवन का अध्ययन संभव है। तो ये कुछ गुण हैं या कुछ लाभ हैं जो अनियंत्रित अवलोकन में पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके दोष या सीमाओं पर। अनियंत्रित अवलोकन के दोष या इसकी सीमाएं। अनियंत्रित अवलोकन के दोषों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर बर्नार्ड ने लिखा है, आंकड़े इतने वास्तविक एवं सजीव होते हैं और उनके बारे में हमारी भावनाएं इतनी दृढ़ होती हैं कि कभी कभी हम अपनी कल्पना शक्ति को ही ज्ञान का विस्तार समझ लेने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए जो इसमें प्रमुख दोष पाए जाते हैं उसके बारे में भी बताया। सबसे पहला, अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण न होने से त्रुटि की संभावना रहती है। इसमें ऐसे तथ्यों के संकलन की संभावना रहती है जिनका संबंध अध्ययन से नहीं होता। तथ्यों का लेखन अवलोकन के बाद में होने से त्रुटिपूर्ण लेखन और साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन तथ्यों के छूटने की संभावना रहती है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को यह भ्रम पैदा हो जाता है कि वह समूह के बारे में बहुत कुछ जानता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है और कई बार वह इस भ्रम में जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन तथ्यों को छोड़ देता है। इस प्रकार से अनियंत्रित अवलोकन के कुछ दोष और सीमाएं हैं।
इस प्रकार से हमने अनियंत्रित अवलोकन के बारे में अध्ययन किया। 3 इसके स्वरूप हैं: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के गुण या लाभ और अनियंत्रित अवलोकन के दोष और सीमाएं। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।